नमस्कार मित्रों, अपनी हिस्ट्री सीरीज के इस लेक्चर में हम लोग कंपनी काल में संवैधानिक प्रशासनिक विकास को समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि माना यह जाता है कि प्लासी और बक्सर के युद्ध के बाद मुख्यतः सत्ता कंपनी के पास रही, जब तक कि 1858 का भारत सरकार अधिनियम पारित नहीं हो गया, जब सत्ता कंपनी की जगह क्राउन के पास पहुंच गई। तो हम इस लेक्चर में उन्हीं एक्ट्स और उन्हीं संवैधानिक प्रशासनिक परिवर्तनों और विकास को समझने का प्रयास करेंगे जो ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में हुआ, यानी कि 1858 से पहले तक। क्योंकि हुआ ये कि जैसे जैसे कंपनी का दायरा बढ़ता गया भारत में, वैसे ही कंपनी की अर्थव्यवस्था, उसकी प्रशासनिक संरचना में तब्दीली आती गई, और जिसकी वजह से उसके प्रशासनिक ढांचे को बार बार बदलने की जरूरत पड़ती रही। वही हम प्रशासनिक ढांचों को कैसे बदला गया इन एक्ट्स के द्वारा समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि वस्तुतः ये जो संवैधानिक विकास होगा ये आज के भारत में परिलक्षित होता है, इसलिए ये जानना और ये समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत जरूरी है ही, क्योंकि प्रश्न इससे यूपीएससी तथा स्टेट पीसीएस की परीक्षाओं में सीधे सीधे आते हैं। तो इस लेक्चर में हम लोग 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में चर्चा करेंगे। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में चर्चा करने से पहले चलते हैं थोड़ा सा कंपनी का इतिहास देख लेते हैं। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में इस पर चर्चा भी की थी कि 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी को चार्टर दिया जाता है, और इस चार्टर के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी को केप ऑफ गुड होप के पूरब और मैगलन संधि देखिए यहाँ पर है, ये जो साउथ अमेरिका है उसके इस हिस्से में ये देखिए मैगलन संधि है। तो इस मैगलन संधि के यानी केप ऑफ गुड होप के पूरब और मैगलन संधि के पश्चिम के सभी क्षेत्रों, यानी ये देखिए जो पूरा समुद्र का क्षेत्र आ जा रहा है हिंद महासागर का और प्रशांत महासागर का भी, इस पूरे क्षेत्र में कंपनी को व्यापार करने का अधिकार प्राप्त हो गया था। और ऐसे में कंपनी 1608 में भारत में आती है, और ये पूरी कहानी हमने पिछले लेक्चर्स जो एडवेंट ऑफ यूरोपियंस टू इंडिया में पढ़ी भी थी, तो यहाँ पे हम विस्तार से चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन मोटा मोटा कि जब कंपनी भारत में आती है और बंगाल की विजय कर लेती है, यानी बक्सर के युद्ध के बाद कंपनी को दीवानी अधिकार मिल जाते हैं और कंपनी वस्तुतः व्यापारिक कंपनी से एक शासकीय और राजनीतिक निकाय के रूप में परिवर्तित हो जाती है। और उस समय कंपनी द्वारा भारत यानी बंगाल की बात ही करें, बंगाल में मुख्यतः द्वैध प्रणाली के द्वारा शासन करना शुरू किया गया था क्लाइव के समय में। क्योंकि जो इलाहाबाद की संधि आती है उसमें क्लाइव ही वो साइन करता है इलाहाबाद की संधि, और वहां पे दोहरी शासन प्रणाली शुरू होती है, इसकी हमने चर्चा भी की थी। तो इस तरह कंपनी ने अपना प्रशासनिक और राजनीतिक काम करना शुरू किया था। अब थोड़ा सा देख लेते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी काम कैसे करती थी, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि आगे के जो भी एक्ट हैं वो एक्चुअली और मेनली है क्या, वो यही तो है कि कंपनी एक्चुअली काम कैसे कर रही है, उसकी फंक्शनैलिटी क्या है। तो समझ लेते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी है एक, उसमें शेयर धारकों का मंडल होगा, क्योंकि अगर कंपनी है तो उसके शेयर धारक होंगे, और इन्हीं शेयर धारकों से कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स का गठन होता था। और यही कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स में से कुछ लोग जिन्हें वोट देने का अधिकार होता था, वो लोग वोट डाल के 24 डायरेक्टर्स को चुनते थे, और इन डायरेक्टर्स की जो संस्था थी उसे संचालक मंडल या कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कहा जाता था। और कंपनी के जो संचालन की जो सारी जिम्मेदारियां थी वस्तुतः इन्हीं कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के पास थी। और ये मत सोचिए कि जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ये भारत में रह के कंपनी की सारी व्यवस्था या प्रशासन को संभालते थे। इनका जो पता था, जहां ये रहते थे, वो कार्यालय लीडन हॉल स्ट्रीट लंदन में था। ये देखिए जो कार्यालय की फोटो है, लीडन हॉल स्ट्रीट लंदन। बाद में जब 1858 का एक्ट पास होता है और कंपनी के हाथ से जब सत्ता चली जाती है भारत की, तो इसी को इंडिया हाउस भी कहा जाता है। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है इंडिया हाउस से संबंधित। तो यही जो लीडन हॉल स्ट्रीट लंदन वाला जो कार्यालय था, वही बाद में इंडिया हाउस बना था। बहरहाल कहने का तात्पर्य यह है कि कुछ लोग लंदन में बैठ के भारत का प्रशासन चलाने का काम कर रहे थे। वो बात अलग है कि आज जो ईआईसी है यानी ईस्ट इंडिया कंपनी आज भी अस्तित्व में है, और वो एक भारतीय के हाथ में जिसका नाम संजीव मेहता है, जिन्होंने 2005 में इसे ओन कर लिया। हालांकि ये कंपनी आज भी वही चाय और कॉफी का बिजनेस कर रही है, यानी कि चाय का बिजनेस पहले भी करती थी ईस्ट इंडिया कंपनी, और आज भी वही कर रहे हैं। यानी कि जो संजीव मेहता साहब हैं ये आज भी चाय और कॉफी का बिजनेस कर रहे हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से। तो ये मोटा मोटा कंपनी की हिस्ट्री है और कंपनी की शुरुआती कार्य प्रणाली है। इस पे चर्चा हमने इसलिए की ताकि आपको जब हम रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ाएं या बताएं तो आपको समझने में आसानी हो कि काम कैसे हो रहा है या फंक्शनैलिटी कैसे चेंज हो रहा है। अगर हम रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की बात करें तो इसमें दो बातें जाननी जरूरी हैं। पहली बात कि 1773 का आखिर एक्ट लाया ही क्यों गया, यानी कि क्यों लाना पड़ा, और दूसरी इसके
प्रावधान। तो अगर हम ये देखें कि 1773 का एक्ट लाना क्यों पड़ा, तो उसके लिए हमें दो बातें जानना जरूरी होंगी। पहली कि भारत में किस प्रकार के परिवर्तन हो रहे थे, और दूसरा ब्रिटेन में किस प्रकार के परिवर्तन हो रहे थे कि जिसकी वजह से 1773 का एक्ट लाना पड़ा। अगर भारत में परिवर्तनों की बात की जाए तो पहला परिवर्तन तो यही था कि बक्सर के युद्ध के बाद जब द्वैध शासन लागू हुआ, उसके बाद से बंगाल में कोई कानून व्यवस्था नहीं रह गई थी। हर तरफ भ्रष्टाचार का बोलबाला था, बल्कि यूं कह सकते हैं कि द्वैध शासन प्रणाली पूर्णतः असफल सिद्ध हो चुकी थी। हाँ, लेकिन ये तथ्य है कि ये सारी चीजें थीं, लेकिन कंपनी के अधिकारी मजे में आते जा रहे थे, क्योंकि भ्रष्टाचार के माध्यम से बहुत सा धन इकट्ठा कर रहे थे। याद करिए, हमने इसकी चर्चा अपने बंगाल वाले लेक्चर में की भी थी। इसी समय एक घटना ये घटती है कि 1769-70 के आसपास बंगाल में एक बहुत बड़ा अकाल पड़ता है, जो शायद भारत के जो लिखित इतिहास है उसका सबसे बड़ा अकाल माना जा सकता है, क्योंकि उस समय बंगाल की लगभग 1/3 जनसंख्या इस अकाल में मर जाती है। अब आप समझिएगा, क्योंकि बंगाल या भारत में कंपनी का शासन है और उसके शासन में इतने लोग मर रहे हैं, तो कंपनी की प्रतिष्ठा को तो धक्का लगेगा ही। और ब्रिटेन में भी कंपनी की कार्यप्रणाली की बहुत आलोचना होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि आप याद रखिएगा, ब्रिटिशर्स हमेशा मानते थे कि कंपनी या ब्रिटिश जो भारत में आकर प्रशासन कर रही हो, भारतीयों के भले के लिए कर रही है। तो ऐसे में जब इतनी बड़ी जनसंख्या में लोग मारे जाएंगे या मरते हुए दिखेंगे, तो कंपनी की भी आलोचना इवन ब्रिटेन में होना भी लाजमी है। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात थी कि उस समय फर्स्ट एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ था, जिसमें कंपनी को अत्यधिक खर्चा उठाना पड़ा था। फर्स्ट एंग्लो मैसूर युद्ध का क्या ड्यूरेशन है, इसकी चर्चा हमने एंग्लो मैसूर वॉर वाले अपने लेक्चर में की थी, ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। हाँ, तो ये स्थिति बन रही थी, लेकिन एक मजे की बात ये थी कि ये स्थितियां होने के बाद भी कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड यानी कि लाभांश बढ़ाती चली जा रही थी। याद रखिएगा, दुनिया भर की कंपनियां अपने शेयर का मूल्य ऊंचा रखने के लिए अकाउंट्स में हेरा फेरी करती हैं, और यही उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी कह रही थी, क्योंकि फेक अकाउंट दिखाकर, क्योंकि आपको तो घाटा हो रहा है, आपका खर्चा अत्यधिक बढ़ रहा है, लेकिन आप अपने अकाउंट्स में हेरा फेरी करके अपने जो शेयर धारक है उन्हें अधिक से अधिक लाभांश देना चाह रहे थे। मामला क्या था, यानी कि कंपनी वॉज नॉट शोइंग इट्स रियल अकाउंट बट गिविंग द डिविडेंड ऑन फेक एस्टिमेशन, यानी कि जो फेक एस्टिमेशन के आधार पर डिविडेंड बढ़ा रहे हैं। क्योंकि ये जो अकाउंट में हेराफेरी का मामला है, कंपनियां करती हैं। अगर आपको 2009 में सत्यम कंप्यूटर्स स्कैम याद होगा, या आप लोगों ने उसके बारे में सुना होगा, उसका भी नेचर यही था। लाइक कंपनी को घाटा हो रहा था, परंतु अकाउंट में सत्यम कंप्यूटर्स फायदा दिखाकर अपने शेयर की वैल्यूज को ऊंची रखे हुआ था। वैसा ही कुछ मामला ईस्ट इंडिया कंपनी उस समय कर रही थी, और अपने शेयर धारकों को जो डिविडेंड था 6.25% से बढ़ा के 12.5% दे रही थी। ये स्थिति थी, समझ लीजिएगा कितना घोटाला चल रहा था। लेकिन हर घोटाले की एक सीमा होती है, और यही हुआ, क्योंकि जब ये खबर भारत से ब्रिटेन पहुंची कि अकाल में इतने लोगों की मृत्यु हो चुकी है, और फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर आपको पता होगा हैदर अली जीत जाता है, कि फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर में ब्रिटेन हार गया है, ये सारी खबर जब ब्रिटेन पहुंचती है तो क्या होता है, और होता ये है ईआईसी यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के शेयरों का मूल्य धड़ाम से नीचे गिर जाता है, और मजबूर होकर कंपनी को बैंक ऑफ इंग्लैंड से 1 मिलियन यानी कि 10 लाख पाउंड का लोन मांगना पड़ता है। अब यहीं से कंपनी की समस्या शुरू हो जाती है, क्योंकि ये एक अद्भुत स्थिति थी। एक तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अधिकारी थे वो तो माला माल होते चले जा रहे थे, और दूसरी तरफ कंपनी लोन मांग रही थी बैंक ऑफ इंग्लैंड से। अतः इस विसंगति की जांच हेतु ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक संसदीय समिति का गठन कर दिया, और इसी संसदीय समिति ने जब अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की तो 2 अधिनियम पास किए, जिसमें एक अधिनियम में तो कंपनी को ऋण देना स्वीकार किया गया था, और जो दूसरा अधिनियम था वही रेगुलेटिंग एक्ट था, जिसके माध्यम से कंपनी की कार्यप्रणाली में संसदीय नियंत्रण की व्यवस्था की गई थी, जिसके बारे में अभी हम चर्चा करेंगे। कहने का तात्पर्य यह था कि भारत में इस तरह की स्थितियां बन रही थी, जिसकी वजह से रेगुलेटिंग एक्ट 1773 पास करना पड़ा। अगर अब हम बात करें कि ब्रिटेन में आखिर वो क्या परिवर्तन हो रहे थे जिसकी वजह से जो रेगुलेटिंग एक्ट को पास कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे, तो वो परिवर्तन ये था, पहला तो चाय के व्यापार में नुकसान हो रहा था। यूएसए के साथ जो चाय का व्यापार ईस्ट इंडिया कंपनी करती थी, उसमें उसे भारी नुकसान हो रहा था। वो कैसे? वो ऐसे कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के बागानों से जो चाय उगाती थी उसे ले जाकर अमेरिका बेचती थी, और इससे उसे मुनाफा होता था,
लेकिन अब स्थिति ये बन गई थी कि अमेरिकी वासी एक तो ब्रिटेन से आए हुए चाय को पसंद नहीं कर रहे थे और डच स्मगलर द्वारा चाय प्राप्त कर रहे थे, जिस वजह से चाय की मांग अमेरिका में खत्म हो गई और ईस्ट इंडिया कंपनी को चाय के व्यापार में बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा था। अगर आपको थोड़ा वर्ल्ड हिस्ट्री का ज्ञान होगा तो आपको पता होगा कि इसी घाटे को कम करने के लिए यूके का जो तत्कालीन प्रधानमंत्री था लॉर्ड नॉर्थ, वो एक चाय नीति भी लाया था। और यही चाय नीति जब वो लाता है, चाय पे कुछ टैक्सेस लगाता है, उसी के विरोध में अमेरिका में क्रांति की शुरुआत होती है। आपको याद होगा बोस्टन टी पार्टी जिसे कहा जाता है, और यहीं से अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत होती है और 1776 में जाके अमेरिका स्वतंत्र भी हो जाता है। ये हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री वाले अपने लेक्चर में कवर भी करेंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि ब्रिटेन को या फिर ईस्ट इंडिया कंपनी को उस समय चाय के व्यापार में काफी नुकसान हो रहा था। दूसरी जो महत्वपूर्ण घटना होती है ब्रिटेन में वो ये होता है कि वोटर्स की योग्यता बढ़ा दी जाती है इंग्लैंड में, जिसकी वजह से जो प्राइवेट ग्रुप्स थे अब वो सरकार की नीतियों में हेरफेर करने की स्थिति में नहीं रहते हैं, क्योंकि अब वोटर्स प्रभावशाली लोग हैं और वो प्राइवेट ग्रुप्स के दबाव में आने वाले नहीं थे। इसीलिए अब ईस्ट इंडिया कंपनी को अपने हिसाब से, या ईस्ट इंडिया कंपनी के जो मुख्य प्रोप्राइटर्स थे, उन्हें अपने हिसाब से सरकार की नीतियों को बदलने में मुश्किल आ रही थी। और ऐसे में जब भारत में होने वाली गतिविधियां ब्रिटेन में पता चलती, यानी जो अभी हमने बात की थी, वो चाहे अकाल की बात हो, वो चाहे आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेजों की हार हो, और उसके बाद जो लोन मांगा था ईस्ट इंडिया कंपनी ने, जब सारी घटनाएं ब्रिटेन पहुंचती है तो एक संसदीय समिति का गठन कर दिया जाता है, जो संसदीय समिति कुछ कानून बनाती है, यानी कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 इसी संसदीय समिति की अनुशंसा पर आता है। अब हम लोग सीधे चलेंगे कि क्या प्रावधान थे रेगुलेटिंग एक्ट के। अगर प्रावधान की बात की जाए, पहला महत्वपूर्ण कार्य तो यही हुआ 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा, वो ये था कि द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया। क्योंकि आप देखिए, हमने वहां पर बंगाल वाला जो लेक्चर देखा था कि उसमें देखा था कि द्वैध शासन होने से कितनी समस्याएं और विसंगतियां पैदा हो रही थी। तो ये जो द्वैध शासन समाप्त होता है, ये रेगुलेटिंग एक्ट की पहली महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। दूसरा महत्वपूर्ण प्रावधान था कि बंगाल का गवर्नर अब बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, यानी कि उसकी पदवी बढ़ती हुई दिख रही। और इस समय वॉरेन हेस्टिंग ही गवर्नर था चूंकि, तो वॉरेन हेस्टिंग ही बंगाल का पहला गवर्नर जनरल भी बनता है। और ये प्रश्न कई बार आता है। और बाकी की जो दो प्रेसिडेंसीज थी बंगाल के अलावा, यानी कि बंबई और मद्रास, उन पर अधीक्षण का अधिकार बंगाल प्रेसिडेंसी को मिल जाता है। यानी कि जो गवर्नर जनरल था बंगाल का, वो बाकी के दो गवर्नर जनरल से ऊपर हायरार्की में आ गया था, और इसके पास अब बाकी के गवर्नर जनरल और प्रेसिडेंसी के कार्यों के सुपरविजन का अधिकार आ गया था। याद करिए, जो सारी प्रक्रिया की गई थी वो इसलिए की गई थी कि एक हायरार्की क्रिएट हो सके और लोगों को जवाबदेह बनाया जा सके। क्योंकि रेगुलेटिंग एक्ट का मायने ही था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन प्रणाली को रेगुलेट किया जाए संसद द्वारा, ताकि लोगों की जवाबदेही सुनिश्चित हो सके। अब समझिए कैसे हो रहा था कि अब बंबई और मद्रास का गवर्नर जो थे वो बंगाल के गवर्नर जनरल को रिपोर्ट करेंगे, बंगाल का जो गवर्नर जनरल था वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को रिपोर्ट करेगा। और ये जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हैं, ये दो कैबिनेट मंत्रियों, चांसलर ऑफ एक्सचेकर और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर पॉलिटिकल अफेयर्स, इन दोनों को रिपोर्ट करेगा। यानी कि अल्टीमेटली आपको संसद के दो मंत्रियों को आप रिपोर्ट कर रहे हैं। इसका मतलब ही है कि अब कंपनी को अपनी गतिविधियों के बारे में संसद की अनुमति लेनी पड़ेगी। जहां तक चांसलर ऑफ एक्सचेकर की बात है, तो ये फाइनेंस मिनिस्टर का पद होता है। आज के समय ऋषि सुनक नाम के एक व्यक्ति इस पद पर हैं, जो इन्फोसिस के फाउंडर नारायण मूर्ति के दामाद हैं। ये आप लोगों को पता होगा। ये फाइनेंस मिनिस्टर यानी चांसलर ऑफ एक्सचेकर है। जबकि ये जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर पॉलिटिकल अफेयर है, ये मुख्यतः पूर्वी देशों के मामले को देखने वाला एक मंत्री होता है। उसे विदेश मंत्री के समकक्ष भी माना जा सकता है। तो इन दोनों को रिपोर्ट करनी थी सीओडी को, यानी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को। तो इस तरह से संसद के प्रति जवाबदेहिता तय की जा रही थी रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से। बहुत ध्यान से समझिए क्यों रेगुलेटिंग एक्ट नाम है, क्योंकि इस हायरार्की के माध्यम से वस्तुतः संसद रेगुलेट कर रही थी पूरे भारत के प्रशासन को। अगला जो महत्वपूर्ण प्रावधान था वो था कि बंगाल के गवर्नर जनरल की सहायता के लिए प्रशासक मंडल की व्यवस्था की गई थी, और इस प्रशासक मंडल में 4 सदस्य थे और एक गवर्नर जनरल मिला के 5 लोग होते थे, और इसे गवर्नर जनरल इन काउंसिल भी कहा जाता था। तो ये मदद करने के लिए, क्योंकि काम बढ़ता जा रहा था बंगाल के गवर्नर जनरल का,
ऐसी स्थिति में उसको मदद करने के, हेल्प करने के लिए इस काउंसिल का गठन किया गया। हालांकि इसे मदद ना कहें तो ही अच्छा है, क्योंकि वस्तुतः यहाँ पे जो निर्णय होते थे वो बहुमत के आधार पे होते थे, और इस वजह से जो बंगाल के गवर्नर जनरल था उसके अधिकार सीमित हो गए वस्तुतः देखा जाएगा गवर्नर जनरल इन काउंसिल के आने से। और इस गवर्नर जनरल इन काउंसिल में भारतीयों की एंट्री नहीं थी, और ये एंट्री 1861 में जाके सुनिश्चित हो पाई। ये हम 1861 के एक्ट को जब हम पढ़ेंगे तब समझेंगे। अगला जो महत्वपूर्ण प्रावधान ये था कि कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने पे रोक लगा दी गई। हालांकि उनके वेतन देखिए बढ़ा दिए गए, क्योंकि आपको याद होगा हमने इस पे चर्चा भी की थी, क्योंकि कंपनी के कर्मचारियों का वेतन कम था और उसके कंपनसेशन में उन्हें निजी व्यापार करने की अनुमति थी। लेकिन इसी निजी व्यापार को करने की वजह से, क्योंकि वो तो उन्हें अनुमति प्राप्त थी, अत्यधिक भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा था। और भ्रष्टाचार कम करना रेगुलेटिंग एक्ट 1773 को लाने की एक मुख्य वजह है। तो ऐसे में उस निजी व्यापार को रोक लगा दी गई। याद करिए कि आज भी ऑल इंडिया जो सर्विस रूल है उसके अनुसार निजी व्यापार करना सरकारी कर्मचारी को बैन है या फिर रेस्ट्रिक्शन है उस पर। उसका आप देख सकते हैं कि उसका जो हिस्टोरिकल प्रोस्पेक्टिव है वो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से चला आ रहा है। साथ ही इस एक्ट के माध्यम से एक जो बहुत महत्वपूर्ण बात हुई थी वो ये हुई थी कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कर दी गई थी, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश था तथा 3 अन्य न्यायाधीश थे। और इस सुप्रीम कोर्ट की जो स्थापना होती 1774 में होती है। ये प्रश्न भी कई बार परीक्षा में पूछा गया था। और जो मुख्य न्यायाधीश, हमने बोला ना कि एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश, तो ये जो मुख्य न्यायाधीश थे एलिजा इम्पे थे, ये यूपीएससी ने प्रश्न पूछा है। और बाकी के 3 जो न्यायाधीश थे वो चैम्बर्स, लिमेस्टर और हाइड नामक 3 न्यायाधीश अन्य उनकी नियुक्ति हुई थी। तो ये हुआ पूरी तरह 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। अब हम इसकी थोड़ी सी विसंगतियों को भी देख लेते हैं, क्योंकि इन्हीं विसंगतियों को सुधारने के लिए 2 अन्य एक्ट लाने पड़े थे, एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 और पिट्स इंडिया एक्ट 1784, जिसकी चर्चा हम अगले लेक्चर्स में करेंगे। लेकिन चलिए 1773 एक्ट्स की विसंगतियों को इस लेक्चर में समझ लेते हैं। क्या विसंगति थी? पहली विसंगति जिसकी हम चर्चा कर भी आए थे कि गवर्नर जनरल को अब प्रशासक मंडल के बहुमत पर निर्णय लेना होता था। इसकी वजह से गवर्नर जनरल के पास शक्ति कम हो गई ना निर्णय लेने की, क्योंकि अब कोई भी निर्णय लेना है तो उसे प्रशासक मंडल के कम से कम 2 लोगों को अपने पक्ष में करना पड़ेगा, तभी उसके पास बहुमत होगा। और इस वजह से कई बार गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल के बीच में झगड़े होते रहे। दूसरा जो मुख्य समस्या आ रही थी, हमने ये देखा कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के माध्यम से बंगाल के गवर्नर जनरल को बंबई और मद्रास के गवर्नर्स पर सुपरविजन की पावर तो मिल गई, लेकिन किन मामलों में स्वतंत्र हैं और किन मामलों में परतंत्र, यानी कि किन मामलों में बंबई और मद्रास के गवर्नर अपने विवेक से डिसीजन ले सकते हैं और किन में उन्हें बंगाल के गवर्नर जनरल से अनुमति लेनी होगी, ये चीज बड़ी क्लियर नहीं थी। और ये हमने देखा भी था सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर और एंग्लो मराठा वॉर के समय, जब वॉरेन हेस्टिंग मद्रास यानी मद्रास के गवर्नर ने जब डिसीजन लिया था, मैंगलोर की संधि की थी, तब वॉरेन हेस्टिंग नाराज हुआ था। और आपको अगर मराठा वाला हमारा लेक्चर याद होगा तो हमने वहां देखा था कि कैसे बॉम्बे प्रेसिडेंसी से नाराज हो जाता है वॉरेन हेस्टिंग, जब बॉम्बे प्रेसिडेंसी उसकी अनुमति के बिना सूरत की संधि कर लेती है और पेशवा से युद्ध की घोषणा करती है। तो कुल मिला के ये समस्या 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में निहित थी, क्योंकि वहां पे क्षेत्र नहीं बताए थे कि कहां पे वो स्वतंत्र बंबई और मद्रास के गवर्नर और कहां पे उन्हें अनुमति बंगाल के गवर्नर जनरल से लेना आवश्यक है। अगली जो महत्वपूर्ण विसंगति थी वो ये थी कि गवर्नर जनरल की परिषद और सुप्रीम कोर्ट में भी मतभेद होने लगे, क्योंकि इन दोनों के क्षेत्र भी ढंग से डिफाइन नहीं किए गए थे। और अगली और एक विसंगति ये थी कि जो सुप्रीम कोर्ट बन गया था और अन्य न्यायालय यानी जो निचले दर्जे की न्यायालय थी उनके बीच में टकराव की स्थिति थी। उसका कारण ये था कि जो अन्य यानी निचले दर्जे की जो अदालतें थीं उसमें प्रायः भारतीय रीति रिवाजों के आधार पर जो कानून बने थे उनके हिसाब से निर्णय लिया जाता था, जबकि सुप्रीम कोर्ट में ब्रिटिश कानूनों के अनुसार निर्णय लिया जाता। तो इस वजह से कई बार इन दोनों न्यायालयों के निर्णय में कॉन्ट्रडिक्शन रहता था और इस वजह से इन न्यायालयों और सुप्रीम कोर्ट के बीच में एक टकराव की स्थिति बन रही थी। और इस तरह से हमने रेगुलेटिंग एक्ट को समझा। आशा करता हूँ लेक्चर आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक्ट ऑफ सेटलमेंट और पिट्स इंडिया एक्ट की बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।